हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं प्रशिक्षण क्लासेस की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अच्छा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे से बीते। और आज ईद भी है, तो ईद की भी बहुत ढेर सारी बधाई आप सबको। ठीक है, तो आप अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। जैसा कि प्रशिक्षण क्लासेस आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आया है, और उसमें हम लोग आपको क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन कैसे? टॉपिक वाइज। अब आज का मेरा टॉपिक क्या है? तो वो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कई बार पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ जो कि मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या कोई बहुत सारी ऐसी स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो उन सब से हमें कैसे निपटना चाहिए और क्या हमारा कैसा परसेप्शन होना चाहिए कुछ चीज़ों को लेके, तो ये सब आपको जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बताइए, ये जो दिया हुआ है आपके सामने, ग्राफ्टिंग, पॉलिनेशन, बाइनरी फिजन और बडिंग, इसमें से क्या है जो कि क्या नहीं है? अलैंगिक प्रजनन मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण नहीं है। देखिए, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? हाँ, दो ना, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, अब देखिए, जो सेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है? एग और स्पर्म के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, और एसेक्सुअल कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग करना हो गया, या फिर बाइनरी फिजन हो गया, या फिर बडिंग हो गया। ये कौन से पार्ट हैं? ये हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है ना, परागण, ये प्लांट्स फूलों में होने वाली प्रक्रिया है। और इसमें होता क्या है कि ये देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे, ये पूरा ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर्स। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ये रहा आपका मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, यहां से पॉलन ग्रेन, कौन? पॉलन ग्रेन कहाँ जाते हैं? इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। किसके ऊपर जाते हैं? तो स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। और फिर क्या होता है? ये यहाँ से होते हुए पॉलन ग्रेन यहाँ पे ओवरी रहती है, ओवरी रहती है, और जहाँ पे ये फर्टिलाइज्ड होके फिर क्या करते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया पूरा होता है। तो ये क्या है? ये पॉलिनेशन है। इसका मतलब कि यहाँ से पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये फिर जो कि एंथर से निकलते हैं, ये क्या होता है? ये एंथर होता है। ठीक, इससे निकल के कहाँ जाते हैं? तो स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, जहाँ से फिर स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, मीन्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, पॉलिनेशन। तो ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑर्गेनिज्म सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली? तो देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होते हैं, जेनेटिकली डिसाइड नहीं होता कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो देखिए, जो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो वे पे करता है। एक होता है कि जेनेटिकली, ठीक,
और दूसरा क्या होता है आपका अनदर वे। ठीक है, अब जो अनदर वे होता है उसमें आप क्लियरली नहीं बता सकते कि क्या तरीका होगा, कैसे होगा, कैसे ये डिसाइड होगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि स्पैरो, बटरफ्लाई, स्नेल और मॉथ में कौन है जो कि आनुवंशिक रूप से अपने सेक्स को नहीं दिखाता, तो इसका राइट आंसर होगा घोंघा। ठीक है, घोंघा क्या करता है कि वो जब पैदा होता है तो वो कुछ और होता है, लेकिन बीच में क्या करता है वो टेम्परेचर या किसी भी तरीके की वजह से या कुछ भी इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो क्या करता है अपने सेक्स को चेंज कर लेता है। ठीक है, इसकी क्या यही स्पेशलिटी होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, घोंघा, स्नेल। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following sterilization methods is permanent? यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो कि परमानेंट मतलब स्थायी है। तो यूज ऑफ प्रोटेक्शन, यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, यूज ऑफ कॉपर टी या फिर सर्जिकल मेथड्स। अच्छा ये देखिए कि हमें भी पता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लेके आई, बहुत सारे अभियान भी चलाए। ठीक है, तो बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ यही रहा है कि ऐसा क्या है जो कि स्टेरिलाइजेशन का एकदम सॉलिड मेथड है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की कोई भी प्रक्रिया नहीं एग्जिस्ट करती। तो सर्जरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मीन्स की सर्जरी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन से वॉस डिफरेंस निकलता है, उसकी मतलब एक नली होती है जिससे स्पर्म रिलीज होता है, तो उसको क्या किया जाता है? कट किया जाता है और स्पर्म के रिलीज को रोका जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है और इसमें क्या करते हैं? सर्जिकल विधि द्वारा, मतलब काट छाट की जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मिथ? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अंधविश्वास है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, मीन्स कि इसमें आपको जो करेक्ट है ना वो ढूंढना है। अब पूछ रहा है कि इफ अ गर्ल लुक्स एट बॉयज वाइल menstruating she becomes pregnant, हाँ, how it is possible? no, means कि जब भी अगर कोई लड़की जो है menstrual के टाइम में किसी लड़के को देखती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं कि चिप्स और डिब्बा बंद स्नैक्स में पोषण कम होता है और किशोरावस्था या फिर रिप्रोडक्शन चरण के दौरान इनसे बचना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। अब थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है कि द मदर अल्टीमेटली अकाउंटेबल फॉर हर चाइल्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन डी की कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अ गर्ल शुड नॉट बी परमिटेड टू वर्क इन द किचन। आपको भी पता है कि आपने अगर एक मूवी देखी होगी पैडमैन, तो उसमें अक्षय कुमार ने ना जो किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि हमें अपनी जो फीमेल होती है उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी, चिप्स विप्स बहुत हेल्दी नहीं होता है इसलिए खाना नहीं चाहिए, और आप सब क्या करते हैं? पेट भर भर के चिप्स खाते हैं। ठीक है, द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाई, किसी व्यक्ति का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? बताइए किसके द्वारा? शुक्राणु और अंडाणु में मौजूद गुणसूत्र और माता पिता की आहार आदतें। क्या ये करेक्ट बात है क्या कि जो माता पिता भोजन खाएंगे उससे उनके जो आने वाली जनरेशन है उसमें लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र, अंडाणु में मौजूद गुणसूत्र, या फिर शुक्राणु और अंडाणु दोनों में मौजूद गुणसूत्र। देखिए आपको भी पता है कि जो स्पर्म होता है
और ओवम, ठीक है। अब बात करते हैं अगर स्पर्म में, तो क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, और इसमें होता है एक्स एक्स। बट यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि लिंग का निर्धारण। देखिए इसके पास तो दोनों एक्स एक्स ही है ना, तो ये कुछ भी दे वो सेम ही होगा। बट ठीक है, लेकिन जो ये है एक्स वाई है, इसके पास एक एक्स है और एक वाई। इसका मतलब कि अगर ये एक्स देती है तो फीमेल, और अगर ये वाई देता है तो मेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्पर्म ही डिसाइड करता है कि जो आगे की जनरेशन होगी वो मेल होगी या फीमेल। तो जब भी लिंग निर्धारण की बात की जाए तो वहां पे हमेशा आप किसको टिक करके आएंगे, तो स्पर्म को, द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि विच ऑप्शन करेक्टली shows the path that the sperms takes when they are released from the human male reproductive system। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्पर्म होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होते हैं, तो उनका जो पाथ होता है, मतलब वो जो रास्ता होता है वो क्या होता है। टेस्टिस टू यूरेटर, यूरेथ्रा एंड पेनिस, टेस्टिस टू वॉस डिफरेंस, यूरेटर या पेनिस, टेस्टिस टू वॉस डिफरेंस, यूरेथ्रा या पेनिस, या फिर टेस्टिस टू यूरेटर, वॉस डिफरेंस एंड पेनिस। तो देखिए जो स्पर्म होते हैं ना, वो जो रिलीज होते हैं वो टेस्टिस से कहाँ आते हैं, आते हैं वॉस डिफरेंस में, फिर उसके बाद यूरेथ्रा मीन्स के मूत्र मार्ग में, उसके बाद वो पेनिस से होते हुए बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन की मूलभूत घटना क्या है। तो सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए। तो बताइए जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो जो सेल होगी, डिवाइड होती है ना सेल, फिर एक कोशिका को किसमें, दो टुकड़ों में बांट के फिर नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए जब एक सेल डिवाइड होती है ना, तो इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। ठीक है, डॉटर सेल में ये डुप्लीकेट होके आता है। ठीक है, ये आपका डीएनए है, ये डुप्लीकेट होके कहाँ आता है, डॉटर सेल में आता है। इसका मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मीन्स कि जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपीज बनाता है, किसमें, जो नई सेल उत्पन्न होती है, डुप्लीकेट होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फीचर रिलेटेड टू एनिमल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पशु प्रजनन से संबंधित गलत विशेषता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि है जो मानव पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे गलत की बात कहा जा रहा है, सही की नहीं। ठीक, पुनर्जनन रीजनरेशन प्रजनन के समान नहीं है। अमीबा में दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। मानव महिलाओं में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा है जो कि एक पशु प्रजनन की विशेषता नहीं है। तो ये है ऑप्शन सी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, किसमें, अमीबा में। तो जब उसके पास सिंगल सेल है तो दो सेल की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्यूबर्टल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट क्या होता है,
जब कोई बच्चा ग्रो करता है, तो जब एडोलसेंस में वो आता है, किशोरावस्था में, तो उसमें बहुत सारे चेंज होता है। अगर मेल है तो उसमें भी, और फीमेल है तो उसमें भी। तो अब पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सा है सिम्टम जो कि एडोलसेंस के टाइम में चेंज होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मोटापा, पिंपल्स, मेंस्ट्रुएशन और वॉइस चेंज। आपको भी पता है कि जब एक एज के बाद क्या होती है, मेल में आवाज़ चेंज हो जाती है, फीमेल में एडोलसेंस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, पिंपल्स भी आना शुरू होता है। अब ये रही बात मोटापा। तो मोटापा क्या है, एक डिजीज होता है जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है, किसमें, बॉडी में। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मोटापा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following environmental factors play an important role in the gender determination of the developing organism in some animals? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जानवरों में विकसित हो रहे जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेक्स का वो होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो कैसे होता है, एक होता है सेक्सुअली या जेनेटिकली, ठीक है, कैसे होता है, जेनेटिकली या सेक्सुअली होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अनदर वे होता है। तो अनदर वे में क्या हुआ, ये या तो लाइट या तो ह्यूमिडिटी, एयर या टेम्परेचर, किसकी वजह से जीवों में क्या होता है, उनके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये है ऑप्शन डी, तापमान। ठीक, ये तापमान की वजह से ये डिसाइड होता है कि ये मेल होगा या फिर फीमेल होगा। कौन डिसाइड करता है, तापमान। और किस में होता है ये अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इसका मैं एक क्वेश्चन पूछा गया है तो वो लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मानव पुरुष में अंडकोश पेट की गुहा के बाहर एक थैली जिसे कि स्क्रोटम कहा जाता है में क्यों स्थित होता है। इन ह्यूमन मेल्स why are testes present outside the abdominal cavity in a pouch called the scrotum? बताइए, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें जिसमें स्पर्म बनता है, टेस्टिस, वो शरीर के बाहर क्यों होता है, कोई रीजन होगा, ऐसे ही तो भगवान कुछ नहीं करते ना। तो अब पूछ रहा है कि यह हेल्प करता है किसके, स्पर्म निर्माण के लिए, शरीर की तुलना में कम दबाव बनाए रखने में मदद करता है, यह स्पर्म निर्माण के लिए हार्मोन्स का स्राव करता है, यह स्पर्म निर्माण के लिए शरीर के तापमान में 2 से 3 डिग्री कम तापमान बनाए रखने में मदद करता है, यह स्पर्म निर्माण के लिए रक्त वाहिकाओं से समृद्ध होता है। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उस बॉडी टेम्परेचर पे कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि जो टेस्टिस होता है उसको बॉडी के बाहर रखा है, जिससे कि वो बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वर्क करे। तो ये क्या करता है, ये करता क्या है कि शरीर के तापमान को 2 से 3 डिग्री कम कर देता है, जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Some features of gene are mentioned below. Which option states the incorrect feature of genes? तो बताइए, जीन की कुछ विशेषता नीचे दी गई है जो कि जीन की गलत विशेषता को दर्शाता है। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है गलत गलत, पता है वो कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, क्योंकि बार बार वो गलत गलत, आपको सही पढ़ने की आदत रहती है ना, तो वो गलत वाला ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता और आप हमेशा गलत पता है ये टाइप के क्वेश्चंस हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि दिमाग में चलता है कि ये सही है ये सही है, और जब पूछ देता है कि ये गलत ऑप्शन को आप चूज करो तो आप क्या करते हो, उस समय कंफ्यूज कर जाते हो। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। यहाँ पे बात हो रही है कि जीन की गलत विशेषता की बात कर रहा है। ठीक है, तो वे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। आपको भी पता है कि जीन क्या है, जीन क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ है, और इसका काम क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
क्या पहुंचाना? अपने पेरेंट्स, माता पिता के लक्षणों को पहुंचाना, ठीक है। इसका मतलब वो कैसे पहुंचाता है? कैसे पहुंचाता है? कैसे पहुंचाता है? वो प्रोटीन का उत्पादन करके गुणों को नियंत्रित करता है। प्रत्येक युग्मक कोशिका में एक जीन सेट होता है और वे डीएनए के खंडन होते हैं। ये डीएनए में पाया जाने वाला जीन्स होता है जो कि डुप्लीकेट होके कहाँ पहुंचता है? पेरेंटल से पहुंचता है डॉटर सेल में। अब यहाँ पे क्या नहीं होता है? तो ये होता है, ये किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं करते। आपको भी पता है कि क्या हूबहू जैसे कि आपके मम्मी पापा से डिक्टो मिलते जुलते आप हो, दिखने में भी, काम में भी, हर कमियां, हर अच्छाई सब कुछ सिमिलर है आपके पेरेंट्स से, नहीं ना, उसमें चेंजेस भी हैं। इसका मतलब कि जो जीन होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है? चेंज भी करता है। और वो चेंज क्यों करता है? क्योंकि भाई अगर सब अपने माँ बाप जैसे दिखेंगे तो कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा तो लोग आगे कहेंगे कि अरे देख के बोलेंगे ना कि अरे यार ये तो एकदम कॉपीराइट है, या फिर माँ और बाप में पहचान में नहीं आएगा कि माँ से बात कर रही हूँ या उनकी बेटी से, पिता से बात कर रही हूँ या उनके बेटे से बात कर रही हूँ, तो समझ में नहीं आएगा ना, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अपनी बहन को देख लिया, अरे मम्मी क्या कर रही हो, तो ऐसे नहीं होता है। क्या करता है? जीन चेंज करता है अपने आप को। इसका मतलब कि इसमें कौन सा जीन का गलत विशेषता क्या है? ये ऑप्शन ए, कि ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। ये बिल्कुल गलत बात है, वो परिवर्तन करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ महिलाओं में ओविडक्ट अवरुद्ध होती है। ऐसी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए क्या एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? आईवीएफ कहते हैं। इस नीचे इस प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, जो गलत चरण का चयन करें। तो बताइए कि आईवीएफ कैसी प्रक्रिया है? इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कुछ ऐसा है जो कि गलत है, ये आईवीएफ का पार्ट नहीं है। तो अब वो क्या है? तो जाइगोट को बाहर रखा जाता है और उसका विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि देखिए, स्पर्म और एग जब फर्टाइल होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? बताइए। करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट होता है ये माँ के पेट में तो ग्रो करता है, किससे लग के? यूट्रस के किनारे किनारे। मान लीजिए ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, तो इसके किनारे पर एक पतली सी प्लेसेंटा लेयर होती है, ठीक है। ये प्लेसेंटा, ये मान लीजिए प्लेसेंटा लेयर है, तो जो ये जाइगोट होता है ना, ये इससे चिपक जाता है और यहाँ पे क्या करता है? ग्रो करता है और फिर एक नई संरचना, मीन्स कि एक बच्चे को क्या करता है? विकसित करता है। और वो प्लेसेंटा से, बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि जो जाइगोट को बाहर रखा जाता है और उसका विकास टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। सही बात है क्या? आईवीएफ में जाइगोट को बाहर रख के, तो फिर उसको हम आईवीएफ क्यों बोलेंगे? उसको टेस्ट ट्यूब बेबी ना बोल दें, जब टेस्ट ट्यूब में ही उसको पलना है। तो भाई ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता आईवीएफ में। पता है बहुत सारी माताएं ना डर जाती हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आईवीएफ के नाम पे डर जाती हैं, बट ऐसा कुछ भी डरने वाला नहीं है, एकदम नॉर्मल प्रोसेस होता है। हाँ, हालांकि इसमें पैसे खर्च होते हैं, बट ये है एकदम नेचुरल प्रोसेस। इसमें क्या होता है बताइए? इसमें फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, स्पर्म और एग को फ्यूज किया जाता है शरीर के बाहर, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण विकास गर्भाशय में होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। बाहर उसको फर्टिलाइज करके माँ के पेट में, यूट्रस में ट्रांसप्लांट उसको किया जाता है, इम्बेड किया जाता है, ओके। उसके बाद वो जाइगोट का फॉर्म करते हैं और यूट्रस में क्या करते हैं? ग्रो करते करते एक बच्चे को जन्म देते हैं, ओके। तो इसका मतलब कि ये जो प्रक्रिया है कि जाइगोट बाहर रखा जाता है और टेस्ट ट्यूब में बच्चे को ग्रो किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आईवीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन ए गलत चयन, यानी ये बहुत गलत बात है भाई, आईवीएफ के बारे में भ्रम मत फैलाइए, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। How many autosomes will be represent in a sexually reproducing organism with the chromosome number 2 and 18? यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी यौन प्रजनन करने वाले जीव में यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 and 18 है तो उसमें कितने ऑटोसोम्स होंगे। आपको पता है ऑटोसोम्स क्या है? तो देखिए ये ऑटोसोम्स ना किस में पाए जाते हैं पता है? ये जर्म सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जर्म सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं पाए जाते, जैसे स्पर्म या एग में ये नहीं पाए जाते हैं। तो जब भी अगर पूछा जाए कि 2n=18 तो आप ऑटोसोम कितने होते हैं, तो हमेशा जैसे कि स्पर्म सेल्स कितने, सॉरी सेक्स सेल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, ठीक है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो क्रोमोसोम आप क्या करोगे? 2 को हमेशा माइनस कर दोगे, किसमें से? जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 है और पूछ रहा है कि ऑटोसोम्स कितने हैं इसमें, तो कितने होंगे? 22 ऑटोसोम्स होंगे। तो आप बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18 है, तो ऑटोसोम्स कितने होंगे? 16 होंगे, ऑप्शन सी 16 ऑटोसोम होंगे, 2 कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव पिल्स वर्क बाय प्रिवेंटिंग, यहाँ पे पूछ रहा है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोक कर काम करती हैं क्या? ओवुलेशन को रोक देती हैं, या फिर ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं, या ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। बताइए ये जो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? तो जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती हैं ये करती हैं ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन या ओवुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों को स्टॉप करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन पिल्स को खाते नहीं है, बहुत ही बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब बस आज के लिए इतना ही, फिर से हम आपको अपने नेक्स्ट क्लास में वापस से इससे और भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी कराएंगे सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।